तो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं हाइपोक्सिया। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपोक्सिया का डेफिनेशन बाय जाना हम लोगों को। ठीक है, बाय डेफिनेशन जाएंगे तो हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया इज द डिक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। ठीक है, इसके बाद ये डेफिनेशन इजी शब्दों में यही मतलब है इसका कि आपका ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो जाना टिश्यूज में, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। ठीक है, अब है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ द हाइपोक्सिया, यानी कि हाइपोक्सिया किस किस रीजन से हो रहा है, उस रीजन का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो इस रीजंस को क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया देखेंगे उस बेसिस पर। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन में आपका आता है कि क्यों हाइपोक्सिया हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन है कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण। व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर लीडिंग टू दी हाइपोक्सिया? तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये हो सकता है कि ऑक्सीजन जिस एटमॉस्फेयर में पर्सन है वहाँ पे उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। दूसरा है हाइपोवेंटिलेशन, यानी वो सांस इनटेक नहीं कर पा रहा है। दो रीजन हो गए। तो पहला है कॉज ऑफ द हाइपोक्सिया है दैट इज द इनएडिक्वेट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो पहला रीजन है दैट इज द इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड इन लंग्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, जिसमें पहला है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट है एटमॉस्फेयर में, दूसरा है कि हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा है कि पल्मोनरी डिजीज है जिसके कारण हाइपोक्सिया हो रहा है। तो पल्मोनरी डिजीज में क्या है? तो एबनॉर्मल परफ्यूजन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, जो हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो दूसरा है कि हाइपोवेंटिलेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ जाए या फिर पल्मोनरी कंप्लायंस घट जाए तो उसमें क्या होगा कि आपका वेंटिलेशन सही से नहीं होगा, तो ऑक्सीजन इनटेक नहीं हो पाएगा। ऑल्दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में बट ऑक्सीजन का इनटेक नहीं होगा, तो उसके कारण भी आपका हाइपोक्सिया होगा। तीसरा रीज़न है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का डिफ्यूजन घट जाना, यानी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। जैसे कि निमोनिया केस में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन है उसमें डिफ्यूजन नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पर कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो गया, तो क्या है ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं कर रहा है। तीन रीजन हो गए पल्मोनरी डिजीज में। तीसरा कॉज है आपका वेनस टू आर्टेरियल शंट्स। वेनस टू आर्टेरियल शंट यानी कि वीनस और आर्टेरियल ब्लड मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो उसमें भी हो जाएगा आपका शंट फॉर्मेशन, यानी एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द वीनस एंड आर्टेरियल सप्लाई, दोनों के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन फॉर्मेशन हो जाना। जो हम लोग पढ़ा था VA/Q रेशियो में, फिजियोलॉजिकल शंट भी पढ़े थे वहाँ पे। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। उसके बाद चौथा आपका प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यूज़। अभी ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन ब्लड में जो उसको ट्रांसफर करने के लिए जो पार्ट है क्या चाहिए? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो गई, जैसे कि एनीमिया में हो गया। ठीक है, एनीमिया में हो गया, हीमोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन सफिशिएंट है, हीमोग्लोबिन कम है। फिर आता टिश्यू का इडीमा हो जाना। टिश्यू में इडीमा हो गया तो क्या है, ट्रांसपोर्ट टिश्यूज़ में नहीं हो पाएगा, ब्लड आएगा बट टिश्यूज़ में नहीं जा पाएगा। फिर लास्ट है कि टिश्यू के पास ऑक्सीजन भी आ गया लेकिन अब टिश्यू उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। ऑक्सीजन कहाँ यूटिलाइज होता है? सेल के पाथवे में, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाथवे में लास्ट स्टेप में जाके यूज़ होता है। एटीपी सिंथेज जहाँ पर होता है तो लास्ट वाले पार्ट में यूज़ होता है। ठीक है, अब वहाँ यूज़ होता है। अब चूंकि सेल में डिफेक्ट हो गया कि वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर पा रहा है, यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो क्या कंडीशन है? पहला है कि सेलुलर एंजाइम का पॉइजनिंग हो जाना, जैसे कि साइनाइड पॉइजनिंग, जो कि आपके साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को, है ना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है, यानी कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर देता है। कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर देता है तो इसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो वर्क नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होगा। दूसरा है कि बेरी में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेप्स जो होते हैं ना, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहे हैं, वहाँ पर विटामिन B1 का जरूरत पड़ता है, विटामिन B1 का जरूरत पड़ता है, लेकिन विटामिन B1 डेफिशिएंट हो गया है तो वो सारे स्टेप्स फॉर्म नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रहा है। विटामिन B1 का क्या है नाम? थायमीन। ठीक है, तो थायमीन का जो एक्टिव कंपोनेंट है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो थायमीन पायरोफॉस्फेट यूज़ नहीं होगा, यूटिलाइज नहीं होगा, वो यूज़ नहीं होगा, बनेगा नहीं, तो क्या होगा? ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होगा। बहुत सारे स्टेप्स आगे पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, तो वहाँ पर पता चलेगा कि ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन के लिए TPP एज अ को फैक्टर चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कॉजेज ऑफ द हाइपोक्सिया। अब एक्चुअल हम लोग पढ़ेंगे हाइपोक्सिया का टाइप्स, है ना, कितने टाइप का हाइपोक्सिया। सबसे पहला हाइपोक्सिया जो है वो है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का क्या मतलब है? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का मतलब है कि जब आपके ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है और ब्लड फ्लो का जो रेट है वो नॉर्मल या एलिवेटेड, यानी कि बेसिकली आपका परफ्यूजन ठीक है, ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी ठीक है, ठीक है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन आर्टेरियल PO2 यानी आर्टरी में जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम है, इसके बावजूद कि आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ठीक है और ब्लड फ्लो जो टिश्यूज़ में हो रहा है, यानी परफ्यूजन जो हो रहा है टिश्यूज़ का, वो भी नॉर्मल है। ठीक है, तो क्या हुआ कि परफ्यूजन नॉर्मल है या एलिवेटेड है, नॉर्मल या एलिवेटेड है, या फिर आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यानी कि बेसिकली कहने का मतलब है हीमोग्लोबिन लेवल्स ठीक हैं। तो हीमोग्लोबिन लेवल्स ठीक है, नॉर्मल है,
और परफ्यूजन भी आपका इंक्रीज या नॉर्मल ही है, फिर भी आपका आर्टेरियल PO2, आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, वो घट जाए तो उसको कहते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न है कि एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन कम हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कम हो गया। दूसरा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस इम्पेयर्ड डिफ्यूजन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का डिफ्यूजन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं हो पा रहा है, दूसरा रीज़न। तीसरा, वेनस टू आर्टेरियल शंट, वेनस टू आर्टेरियल शंट का फॉर्मेशन हम लोग पढ़े थे। शंट का फॉर्मेशन होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन होता है। ठीक है, अब आता है इसका पैथोफिजियोलॉजी। तो हाइपोक्सिया में ये लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उसमें आपको इतना कुछ लिखना है, टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ द हाइपोक्सिया लिखना है, और पैथोफिजियोलॉजी किसी एक का पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का क्या मतलब है कि हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया जब हो रहा है तो आपके नॉर्मल पैथोलॉजी को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हुआ, मान लो कि तुम्हारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी थी। ठीक है, तो अब हाइपोक्सिया हुआ। ठीक है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हुआ, उसके कारण रेस्पिरेटरी सेंटर्स क्या हुआ, वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स एक्टिवेट हुआ वाया पेरिफेरल केमो रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है, वाया पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स के थ्रू ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हुआ तो क्या हुआ, पेरिफेरल केमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुआ। ठीक है, हाइपोक्सिया के कारण। ठीक है, ये जो अभी केमिकल रेगुलेशन या जो भी रेगुलेशन उसको आगे अगला वीडियो में देखेंगे। तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के कारण क्या हुआ कि रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हुआ। ठीक है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट हुआ तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट किया। ठीक है, इसी कारण पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज किया, यानी कि पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब और ज़्यादा वेंटिलेशन इंक्रीज हुआ, ज़्यादा सांस लेने का टेंडेंसी इंक्रीज हुआ। उसके कारण जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप हो रहा था, ठीक है, वो वॉश आउट हो गया बॉडी से, क्योंकि वेंटिलेशन हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीजन भी आता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो गया। तो आर्टेरियल PCO2 यानी कि आर्टरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था वो घटा, क्योंकि आपने वेंटिलेट किया, वो निकल गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में पढ़े थे कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट शिफ्ट करता है और राइट शिफ्ट करता है। राइट शिफ्ट करने का मतलब डिसोसिएशन बढ़ता है। ठीक, डिसोसिएशन बढ़ता है, और लेफ्ट करने का मतलब एसोसिएशन बढ़ता है। तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जब बढ़ता था तो डिसोसिएशन बढ़ता था, लेकिन चूंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड वो घट रहा है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है, यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो एसोसिएशन है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन अब हीमोग्लोबिन से बाउंडेड रहेगा, वो टूटेगा नहीं, टिश्यू में जाएगा नहीं टूट के। इसी कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन कम रिलीज हुआ हीमोग्लोबिन से, जिसके कारण टिश्यू के लेवल पे हाइपोक्सिया हुआ। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी समझ में आया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हुआ, यानी कि इन्वायरमेंट में जो भी कंडीशन थे हम लोगों ने पढ़ा था, 3 जो भी कंडीशन है, इसके कारण ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन का कमी होने के कारण क्या हुआ कि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुआ, वो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट किया। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या किया कि पल्मोनरी वेंटिलेशन को इंक्रीज किया। पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से वॉश आउट हो गया। अब इसके कारण आर्टेरियल PCO2, आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वो डिक्रीज हुआ, जिसके कारण की शिफ्ट जो है कर्व का वो लेफ्ट की तरफ हुआ, यानी एसोसिएशन बढ़ा, डिसोसिएशन घटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिसोसिएशन घट गया। डिसोसिएशन घट गया तो टिश्यू के लेवल पे हाइपोक्सिया हो गया। ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दी हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एनीमिक हाइपोक्सिया। ठीक, एनीमिक हाइपोक्सिया में हम लोग क्या देखेंगे कि एनीमिक नाम से पता चल रहा है एनीमिया है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल ठीक है, ब्लड में परफ्यूजन भी ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट गया, यानी कि आर्टेरियल PO2 नॉर्मल है, लेकिन हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो कि कैरी करना है ऑक्सीजन के लिए, लेकिन हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो रिक्वायर्ड है आपके ऑक्सीजन कैरी करने के लिए वो इनएडिक्वेट है, कम पड़ रहा है। क्या क्या कॉज, सबसे पहले एनीमिया। ठीक है, एनीमिया सबसे मोस्ट कॉमन, जो कि नाम नहीं पता चल रहा है, एनीमिक हाइपोक्सिया तो एनीमिया से। दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, इसमें भी होगा क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड कर देगा, और हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग कैपेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड साइड वो 200 टाइम्स या 250 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से नहीं बाइंड करेगा, किससे बाइंड करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एनीमिया और हीमोरेज। हीमोरेज में भी क्या होता है, एनीमिया होता है, ब्लड लॉस होता है। ठीक है, तो ये अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी ये है कि जब रेस्ट का कंडीशन है तो हाइपोक्सिया सीवियर नहीं होता है, मतलब किसी को एनीमिक हाइपोक्सिया है तो नॉर्मल कंडीशन पर उसके बॉडी को उतना डिमांड नहीं है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब नॉर्मल कंडीशन में 2-3 BPG का लेवल बढ़ गया RBC में, तो उसके कारण ऑक्सीजन का लिबरेशन बढ़ गया। अब देखो, हम लोग पढ़े थे 2-3 BPG क्या करता है, राइट शिफ्ट कराता है कर्व को, है ना। तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन बढ़ता है, ऑक्सीजन और
हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई होता रहेगा बॉडी को। लेकिन जब एक्सरसाइज या कोई भी ऐसा एक्टिविटी वो करेगा वो पर्सन, तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन टिश्यू का डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारा एनीमिया का कंडीशन पहले से, ये तीनों कंडीशन में से कोई एक है, जिसके कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो नहीं जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि एनीमिक कंडीशन है या फिर जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, तो ऑक्सीजन अनअवेलेबल है, तो टिश्यू का डिमांड बढ़ गया, लेकिन टिश्यू का डिमांड बढ़ जाने के बावजूद वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। फुलफिल नहीं हो पा रहा तो क्या होगा, सीवियर हाइपोक्सिया हो जाएगा। यानी उस पर्सन को नॉर्मल कंडीशंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो एक्सरसाइज या कोई भी स्ट्रीनस एक्टिविटी करेगा तो उसका हाइपोक्सिया वर्सन हो जाएगा, ठीक है। ये था एनीमिक हाइपोक्सिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब है इस्चेमिक, स्टेगनेंट या इसी को इस्चेमिक हाइपोक्सिया भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, स्टेगनेंट का मतलब क्या है, रुका हुआ, ठीक है, यानी परफ्यूजन में प्रॉब्लम है। देखो ब्लड फ्लो जो है टिश्यूज़ तक है, जो हो रहा है ब्लड फ्लो जो हो रहा है, यानी परफ्यूजन जो हो रहा है टिश्यूज़ का, वो इतना लो है कि एडिक्वेट ऑक्सीजन जो है उसके पास नहीं जा पा रहा है, इवन जब हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नॉर्मल है। क्या मतलब है, देखो स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ, ठीक है, रुका हुआ, तो ब्लड फ्लो जो है वो कम हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, तो उसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा टिश्यूज़ को, इवन दो कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो नॉर्मल है, लेकिन नहीं जा पा रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन ब्लड फ्लो जो है वो ही लो है, ठीक। अब इसका रीजंस क्या क्या हो सकता है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया का, सबसे पहला सर्कुलेटरी फेलियर, दूसरा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ये तीसरा हो सकता है टिश्यू एडिमा, ठीक है। टिश्यू एडिमा भी होगा तो क्या होगा, तो वहाँ ब्लड फ्लो करके नहीं जा पा रहा है, क्योंकि क्या होगा, टिश्यू में एडिमा हो चुका है, तो ब्लड सप्लाई वहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। इसमें और क्या चीज़ है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन सैचुरेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सब नॉर्मल है, इसके बावजूद क्या होता है कि स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर्कुलेशन क्यू जो है, परफ्यूजन जो पड़ता है वो डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आता है हिस्टोटॉक्सिक, हम लोग पढ़े थे सेलुलर एंजाइम के डेफिशिएंट, हिस्टोटॉक्सिक मीन्स टिश्यू के लेवल पे टॉक्सिसिटी हो चुका है, जिसके कारण हाइपोक्सिया हो रहा है। यानी कि क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो डिलीवर हो रहा है वो एडिक्वेट है, एनफ है, लेकिन चूंकि कोई टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट है तो वो टिश्यू उसका यूज़ नहीं कर पा रहा, टिश्यू उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, तो साइनाइड पॉइजनिंग होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनिबिट करता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स 4 को इनिबिट कर देता है, जिसके कारण यूटिलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है, ये हाइपोक्सिया का इफेक्ट्स क्या क्या है, रेस्पिरेशन पे, सीएनएस पे, सीवीएस पे क्या क्या इफेक्ट्स है वो देखते हैं। देखो रेस्पिरेशन में यहाँ पे एक अच्छा वाई अगर WHY क्वेश्चन बनता है, अगर आता है एग्जाम्स में आपके, तो एक क्वेश्चन बनता है कि सभी टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया जो है वो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को करते हैं स्टिमुलेट, ताकि रेस्पिरेशन रेट बढ़े, एक्सेप्ट एनेमिक हाइपोक्सिया। क्यों, ठीक है, ये सबसे पहला इफेक्ट है ऑन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन पे क्या होगा, नॉर्मली जब किसी को एनीमिक हाइपोक्सिया को छोड़ के बाकी की बात कर रहे हैं, जैसे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हम लोग पढ़े थे, पैथोफिजियोलॉजी में देखे थे कि जब हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होगा तो नॉर्मली आपका बॉडी जो है वो रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगा, वेंटिलेशन बढ़ाएगा, जैसे कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पर वेंटिलेशन को बढ़ा दिया गया, पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ गया बॉडी से। लेकिन ये बोल रहा है कि ये सारे एनीमिक, सारे टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया में होगा, लेकिन एनीमिक हाइपोक्सिया में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ठीक है, तो सभी हाइपोक्सिया का यही मैकेनिज्म है कि वो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। एनीमिक हाइपोक्सिया में क्या है, देखो, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब ये है कि एनीमिक हाइपोक्सिया में भी ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो रहा है, लेकिन कैरोटिड बॉडीज जो कि आपका पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है, वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मेंटेन होता है नियर द नॉर्मल लेवल्स, इसीलिए कीमोरिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट नहीं होता है, क्योंकि कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट होने के लिए ऑक्सीजन का लेवल कम होना पड़ेगा, तब जाकर के वो स्टिमुलेट होता है। लेकिन चूँकि नियर द नॉर्मल लेवल्स वो मेंटेन करके रखता है नियर द कैरोटिड बॉडीज़, तो वो स्टिमुलेट नहीं होता है। यही एक्सप्लेनेशन है इसका कि क्यों एनीमिक हाइपोक्सिया में रेस्पिरेशन इंक्रीज नहीं होता है, बाकी सब में इंक्रीज होता है, ठीक है। सीएनएस पे क्या असर पड़ेगा, पहले रेस्पिरेशन देखें, अब सीएनएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सीएनएस में क्या होगा, ड्राउजीनेस होगा, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। दूसरा डिप्रेशन होगा, तीसरा हेडेक होगा, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल होगा और डिसओरिएंटेशन होगा, ठीक है, ये 4 सिम्टम्स है। इसके बाद सीवीएस पे क्या पड़ेगा, तो हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, ठीक। दूसरा सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा हाइपोक्सिया वाला पार्ट है कि सबसे पहले हम लोग देख रहे थे क्या क्या इसमें हाइपोक्सिया का डेफिनेशन है, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉजेज है, और सभी टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में किसी का पैथोफिजियोलॉजी भी जरूर आएगा, पैथोफिजियोलॉजी भी आएगा किसी का, या फिर सारा ही कुछ लिखने बोला जा सकता है। तो हाइपोक्सिया
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट नोट्स, किसी के लिए भी यूनिवर्सिटी या सेमेस्टर्स में। तो हाइपोक्सिया ये कंप्लीट होता है, इसके साथ ही पूरा हाइपोक्सिया कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टिल देन कोई प्रॉब्लम या डाउट्स हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल द फर्स्ट ईयर मेडिकोज जिनको भी इसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम लोग डील करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन से। इफ़ यू रियली enjoyed watching this video, please like the video, share the video, and do subscribe the channel for more awesome contents like this. And we'll meet you in the next video जहाँ पर हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को डील करेंगे। एंड टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।